जय हिंद। मैं शशांक आपका नवबंधन कीर द रैंडमनेस पॉड के 7वें एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ सो इट्स अ फैन बॉय मोमेंट फॉर मी। आज मेरे साथ हैं मिस्टर रेहान फजल। वेलकम सर। ही इज़ आई थिंक one of the most top-most senior-most journalists today that we have in our country. He has worked with organizations like All India Radio and then has been working with BBC since. कैसा आपका सफ़र रहा सर, ये ऑल इंडिया रेडियो से बीबीसी तक का और यहाँ तक का? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो में हम यूपीएससी के थ्रू आए थे। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था और भारत में हमें पहला स्थान मिला था उस यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत हुई। कई स्टेशंस पे काम किया। पोर्ट ब्लेयर था, उसमें इलाहाबाद था और फिर लखनऊ था। और 1996 में बीबीसी, बल्कि 1995 में मैं कहूँगा कि बीबीसी की पोस्ट निकली प्रोड्यूसर की, बीबीसी लंदन के लिए, बुश हाउस के लिए। हाँ जी। उसमें हमने अप्लाई किया और ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था। पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ, फिर वॉइस टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फिर हमको चुना गया और फिर हम 96 में लंदन चले गए और वहाँ हमने करीब 4 साल काम किया लंदन में। और वहाँ हम करंट अफेयर्स शो प्रेजेंट करते थे। उस ज़माने में आजकल बीबीसी का सबसे प्रेस्टीजियस शो होता था, वो प्रेजेंट करते थे। खेल और खिलाड़ी एक शो होता था, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारी बहुत दिलचस्पी है, तो वो शो भी करते थे और वो बहुत पॉपुलर शो हुआ करते थे उस ज़माने में। लेकिन हमें लगा कि लंदन में रहकर आप, वो एक प्रोडक्शन हब था, वहाँ प्रोग्राम प्रोड्यूस किए जाते थे। एक्टिव रिपोर्टिंग का मौका बहुत कम मिलता था। हालांकि मिला हमें वहाँ पे। देखिए, 3 विंबलडन हमने कवर किए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, और इसके अलावा वर्ल्ड कप क्रिकेट 99 में ब्रिटेन में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, वो हमने कवर की। लेकिन कुल मिला के लगा कि जो भारत में हो रहा है या सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, उसको कवर करने का मौका नहीं मिल रहा है। एक्टिव जर्नलिज्म जिसे कहते हैं। तो हमने खास आगे बढ़कर दिल्ली की पोस्टिंग मांगी और उनसे अनुरोध किया कि लंदन के बजाय हमें दिल्ली में पोस्ट किया जाए। तो फिर हम दिल्ली आ गए और यहाँ पर जितनी भी घटनाएं 2000 के बाद, जितने भी इलेक्शंस, जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं भारत में, उनको कवर करने का मौका मिला। 2014 में ये तय किया गया कि विवेचना हालांकि बहुत पुराना प्रोग्राम है, लेकिन 2014 में इसको नए कलेवर के साथ लॉन्च किया गया और इसकी जिम्मेदारी हमें दी गई। और अब आप समझ लीजिए कि 19 फरवरी 2014 और आज जब हम बैठे हैं 6 अप्रैल 2025 को बात कर रहे हैं। करीब 11 साल से ये शो हर हफ्ते आता है और बीबीसी का तो सबसे लोकप्रिय शो है ही। और मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो, इस पे बहुत चर्चा होती है और हजारों लाखों लोग इसको देखते हैं और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और इसी की वजह से हमारी पहचान हुई है भारत में भी और दूसरे देशों में भी। क्योंकि सर आपने बिल्कुल सही फरमाया, विवेचना में एक कशिश है। एक आप पहला सेंटेंस सुनते हैं, यू आर हुक्ड। जैसे मैं अभी बता रहा था, मैं कोई भी एपिसोड देखता हूँ, उसमें बहुत ही सेट कुछ पीसेस होते हैं, फिर आपकी आवाज़ आती है। हम अभी रास्ते में आते हुए मैं और अभिलाष वही देख रहे थे। हम चार्ल्स शोभराज वाला एपिसोड हम देख रहे थे। हम देख रहे थे कि चलो कुछ हम और लिखते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, कैसे हमें बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। एंड हम चार्ल्स शोभराज का एपिसोड देखने लगे और हम भूल गए हम क्या कर रहे थे। हम चार्ल्स शोभराज के ही एपिसोड में घुस गए। जैसे वो गुप्ता जी आते हैं, वो बताते हैं अपनी कहानी जी कि कैसे वो एक ऑफिसर लोग। देखिए, वो तो अभी नेटफ्लिक्स पे शो आया था ब्लैक वारंट, बल्कि इस नाम से किताब भी है। और उसका सीरियलाइजेशन हुआ था ब्लैक वारंट पे। उसको पैक बनाकर हमने विवेचना उस पे करना कि हालांकि विवेचना हम चार्ल्स शोभराज पे पहले कर चुके हैं और उसमें हमने चार्ल्स शोभराज के पूरे
करियर के बारे में बात की थी, लेकिन इस विवेचना में खासतौर से चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल में किस तरह से रहा और किस तरह से वहाँ से भागा और किस तरह से उसने मैनिपुलेट किया सिस्टम को, वो बताने की कोशिश की। और गुप्ता वहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, तो उनको हमने बुलाया उस पर बातचीत करने के लिए। और कई अनजान चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं वो उन्होंने बताई चार्ल्स सोबराज के बारे में। मैं थोड़ा सा शायद टॉपिक से भटक रहा हूँ, पर क्योंकि मुझे तो यहाँ आना था, मैं वो पूरी वीडियो तो नहीं देख पाया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे एक क्रिमिनल है और वो उनको ठप्पे वाला कागजात ला के दे देते हैं, और हम आज भी कुछ देख रहे हैं कि जेलों से ही बैठकर फ़ोन भी हो जाते हैं, बहुत चीज़ों को अंजाम दे दिया जाता है। ये कैसे हो पाता है जब वहाँ पे इतनी कड़ी निगरानी होती है? देखिए, करप्शन कहीं न होता कहीं। है, कहीं न कहीं हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हुँ, और उसको ये क्रिमिनल्स मैनिपुलेट करते हैं। तो चार्ल्स सोबराज का अगर आप देखें तो जेल में रहने का अंदाज़ बिल्कुल शाहाना था, बिल्कुल जैसे राजा लोग रहते हैं। उसको अलग कमरा मिला हुआ था, उसकी पलंग अलग थी, उसका खाना अलग बनता था। वो कोई उससे मिलने जाता था तो वो उसको सूप सर्व करता था। और वाह! लोगों को महिलाओं को अंदर आने की छूट थी, पूरी हुँ, प्राइवेसी थी। जो जो जेल के सुपरिटेंडेंट के कमरे में वो लोगों से, गेस्ट से हुँ, आके मिलता था। तो और लोगों की जो कमजोरियां थी उसको हुँ, उसने मैनिपुलेट किया और फिर उसका फायदा उठाया, और उसकी वजह से ही वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। उसके पीछे भी एक कहानी थी कि वो जेल से वो चाहता तो नहीं भागता, लेकिन उसको लिए भागना जरूरी था, क्योंकि थाईलैंड में उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे और उसकी सजा यहाँ खत्म होने वाली थी। हुँ, और सजा जैसे ही खत्म होती, उसको उसका प्रत्यर्पण कर दिया जाता थाईलैंड, जहां वो शर्तिया उसको मौत की सजा सुनाई जाती। ओह! तो उसने इससे बचने के लिए उसने जेल से भागने का फैसला किया। ये अलग बात है कि गोवा में वो पकड़े गए और वापस जेल में लाए गए। विवेचना पर वापस आते हुए सर, इट फील्स लाइक अ मास्टर क्लास इन स्टोरी टेलिंग। आई मीन, योर डिलीवरी इज ऑफ कोर्स इम्पेकेबल, लेकिन रिसर्च होती है, मैं समझता हूँ एक पूरी टीम होती है। आप ये कैसे समझते हैं कि फ्रॉम पिकिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग नैरेटिव्स एंड देन डिलीवरिंग देम विद सच कमांड, ये सब कैसे तय होता है? कैसे, क्या टीम वर्क इसके पीछे जाता है? देखिए देखिए, सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसमें कोई टीम वर्क नहीं होता, ओके, सारा काम हमारा होता है। ओके, रिसर्च, मैं माफी चाहूंगा स्क्रिप्ट सर। स्क्रिप्ट डिलीवरी, रिकॉर्डिंग, बोलना। जो दूसरा आदमी टीम का होता है वो कैमरा पर्सन होता है, ओके। क्योंकि हम अपने आप को शूट नहीं कर सकते, वो हमें शूट करता है। और फिर एडिटर, लेकिन एडिटर के साथ भी हम बैठते हैं। मतलब ये नहीं कि एडिटर अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ काट दे या कोई भी चीज़ ऐड कर दे, उसके साथ हम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं एडिटर सुनो ध्यान से। एडिटर के साथ। हाँ जी। और जहाँ तक सब्जेक्ट चुनने की बात होती है, हम्म, तो एक मीटिंग होती है हम लोगों की, जिसमें बहुत 5 वरिष्ठ लोग बीबीसी के भाग लेते हैं, और हम प्रपोजल लेके जाते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट्स का हम्म, हर बार। हम्म, ये बुधवार को मीटिंग होती है और हम सब्जेक्ट्स 5 या 6 सब्जेक्ट्स लेके जाते हैं, और उन 6 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चुना जाता है। और सब्जेक्ट ये नहीं कि आए बाएं शाएं कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें, सबका कोई ना कोई पेग रहता है। किसी भी ओके। सब्जेक्ट का कोई एनिवर्सरी पड़ रही है, किसी की डेथ एनिवर्सरी है, हम्म, कोई व्यक्ति न्यूज में है, समाचारों में है किसी भी वजह से, हम्म, कोई किताब नहीं आई है, कोई फिल्म नहीं आई है, हम्म, कोई वर्ल्ड में नया डेवलपमेंट हो रहा है। हम्म, तो अब जैसे आज जब हम बात कर रहे हैं, हाँ जी। आज हमारा जो शो हुआ है विवेचना का, वो बीजेपी की फाउंडेशन के ऊपर है, किस तरह बीजेपी की स्थापना हुई। हम्म, आज 6 अप्रैल है, 45 वर्ष पूर्व आज ही के दिन बीजेपी की स्थापना की गई थी। तो उसको हमने पैक बनाया और पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि किस तरह बीजेपी बनी, क्योंकि बीजेपी पहले जनसंघ हुआ करती थी, फिर
वो फिर जनता पार्टी में शामिल हो गई, फिर जनता पार्टी में टूट हुई, तो बीजेपी के लोगों ने तय किया, पूर्व जनसंघ के लोगों ने तय किया कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। और शुरू में बहुत सेटबैक उनको लगा, बल्कि जब 84 का इलेक्शन हुआ तो उससे 2 सीटें जीत कर आए, लेकिन 5 या 6 साल के अंदर वो बाउंस बैक उन्होंने किया और फिर लगातार चढ़ते चले गए। 1996 में उनको सरकार बनाने का न्योता आया, लेकिन 13 दिन में उनकी गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन 98 और 2000 के इलेक्शन, 99 के इलेक्शन बैक टू बैक उन्होंने जीते। पूर्ण बहुमत जरूर नहीं मिला, लेकिन उनके अलायंस को मिला। तो वो स्टोरी हमने बताई इस हफ्ते। आपने कहा कि क्या पेग होता है, क्या वो होता है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी, रुचि घनश्याम है इंडिया की डिप्लोमैट, बल्कि विदेश मंत्रालय में सचिव पद से वो रिटायर हुई हैं और ब्रिटेन में उच्चायुक्त थी। उनकी एक किताब आई है, ए वुमेन डिप्लोमैट इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक महिला डिप्लोमैट के क्या अनुभव हो सकते हैं। पाकिस्तान में वो पोस्टेड थी 1997 से सन 2000 तक, और वहाँ उनको किस किस एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ा, उनके पीछे आईएसआई के लोग रहते थे, किस तरह उन्होंने एक भारतीय और पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी लड़की और एक भारतीय लड़के की शादी करवाई, किस तरह गवर्नमेंट बहुत होस्टाइल वहाँ पर होती थी, लेकिन आम लोग भारत के पक्ष में थे। ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि आम लोगों में नफरत नहीं थी भारत के लोगों के लिए। तो ये जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, ये हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और इससे पहले हम बात करें, जो हमने सब्जेक्ट लिया था वो था 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो हमने तय किया कि भगत सिंह और राज पर बहुत बात होती है। जब भी ऐसा मौका आता है तो भगत सिंह का नाम आ जाता है, जो शहीद दिवस या बलिदान दिवस उसको कहा जाता है। लेकिन सुखदेव के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, तो हमने उनकी पर्सनालिटी को उठाने का फैसला किया और सुखदेव का जो पूरा जीवन वो था उसको हमने एक्सप्लेन किया उस पूरे शो में। और मैंने वो देखा भी, जिद्दी किस्म के, वो बहुत ही स्टर्न रिजॉल्व वाले इंसान हाँ, थे। लोग इसमें क्रांतिकारी थे। तो देखिए, इसमें तमाम तरह की आलोचनाएं और तारीफ होती है विवेचना में, लेकिन जिद्दी हमने इन्वर्टेड कॉमा में कहा था। वो किसी के शब्द थे उनके लिए, हमने अपने मन से नहीं कहा कि वो जिद्दी या सनकी थे। नहीं, लेकिन बिल्कुल सही। मैं जब हरियाणवी में एक शब्द बोलता है अनाड़ी, कि जब तक इंसान में वो अनाड़ी बना नहीं है कि वो अड़ जाएगा अपनी बात पे, तब तक वो क्रांति भी कैसे लाएगा। तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमें इस शो को तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए जाते हैं, और इस 3 दिन में आपको रिसर्च भी करनी होती है, आपको स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, और आपको शूट भी करवाना पड़ता है, और आपको एडिट भी करवाना पड़ता है, जो कि शायद संभव नहीं है 3 दिन में करना। तो ये आपको सीक्रेट हम बताएं कि हम एक साथ 5 स्टोरीज पर काम कर रहे होते हैं 1 महीने पहले से, और जितने भी उसके बारे में नोट्स हो सकते हैं वो ले रहे होते हैं, पॉइंटर्स बना रहे होते हैं, जितने उसके सोर्स हो सकते हैं उन पे चर्चा कर सकते हैं। इन 3 दिनों में हम उसको फाइनल रूप देते हैं कि स्क्रिप्ट को किस तरह से लिखा जाए ताकि लोग, और जोर जो रहता है वो इस बात पर रहता है कि वो चीजें कवर की जाए जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। विकिपीडिया को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, विकिपीडिया को हम दूर रखते हैं, और भी उससे रिलेटेड जितनी भी किताब या सोर्स होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की जाती। एक तरफा विवेचना की लोकप्रियता का कारण भी यही है कि वो एक तरफा नहीं होता, उसमें जो दूसरा पक्ष है उसको भी बताने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि हो सकता है हम उससे सहमत ना हो, और हो सकता है कि बहुत से लोगों को नागवार गुजरे कि हम
किसी के बारे में कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो बहुत लोकप्रिय नहीं है या लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी लाने के लिए, उसके ये बताने के लिए कि ये बहुत ऑथेंटिक है, इसको कहीं से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है, हम दोनों पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है और शायद यही राज है इस कार्यक्रम की सफलता का कि इसको लाखों लोग देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। कभी कभी बहुत बुरी आलोचना का भी सामना करना पड़ता है और तारीफ भी होती है। तो हमारा यार्डस्टिक ये है किसी प्रोग्राम की सफलता का कि गालियां तो मिल ही रही हैं, लेकिन तालियां भी मिल रही हैं। तो ये इसका मतलब है कि आप गलत नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन देन अगेन वही जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, बातचीत हो रही है जी, आदान प्रदान विचारों का हो रहा है। और सर आपने बहुत सारी बातें बताई, वेदर इट्स बीइंग अनबायस्ड, या हमें पक्षपात नहीं करना किसी के साथ, या हमें तथ्य आगे लेके जाने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो पत्रकारिता का पेशा है वो बहुत ही सत्यान्वेषी किस्म का पेशा है। कहीं ना कहीं तथ्य सामने रखना एक, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इतने तामझाम में उलझे हुए होते हैं, वो खुद नहीं ना तो उतनी रिसर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा रहता है। और आजकल जो कोई नवयुवक मीडिया में या इस तरह की इंडस्ट्री में वो कदम रखना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बैटल्स भी रहते हैं, जैसा कि हमने रवीश कुमार के केस में देखा। कहीं ना कहीं पर्सनल सेफ्टी कंसर्न्स भी उसमें रहते हैं, जो हमने मुकेश चंद्राकर के केस में देखा छत्तीसगढ़ में। तो इन सब के साथ एक बैलेंस, लाइक पैशन के साथ एक रियलिटी को कैसे समावेश उसका किया जाए कि दोनों को साथ लेकर कैसे चला जा सकता है। देखिए, पत्रकारिता में एक पत्रकार की जो जिम्मेदारी है वो फैक्ट्स को सामने लाना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सोशल एक्टिविस्ट बन जाएं। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप समाज को बदल डालें, आप या उसके लिए एक पूरी मुहिम चला दें कि साहब ऐसा होना चाहिए, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों को अपना रोल निभाना चाहिए। पत्रकार का रोल है कि जो चीजें हो रही हैं उनको सामने लाया जाए और बिना बायस के सामने लाया जाए। अब देखिए, ये अगर कोई पत्रकार अपनी बात कहता है और आपको पहले से अंदाजा है कि ये कौन सी लाइन लेगा, ये इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा, आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन है हमारी काबिलियत पे कि मतलब हम ईमानदार नहीं हैं। हमने पहले से ही कोई निश्चित व्यू बनाया हुआ है किसी घटना, किसी विचारधारा, किसी पार्टी के प्रति, और ये एक तरह से फेल्योर है। ये किसी भी हालत में सफलता नहीं होना चाहिए। एक अच्छे पत्रकार की ये निशानी नहीं है कि उसको देखते ही लोग पहले से कह दें कि साहब ये तो ये वाली बात कहेगा, ये दूसरी बात कहने संभव नहीं है, इसके मुंह से निकलेगी। और कभी निकलती भी है तो लोग हैरान हो जाते हैं जी, कि लोग बोलते हैं क्या हुआ भाई, कहीं से कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, आज आप दूसरी लीग पकड़ ली आपने। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता का थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिके है। लेकिन देखिए, इसमें सीधा सा सिद्धांत ये है कि हम लोग चीजों को ब्लैक और वाइट में देखने के आदी हैं कि मतलब या तो बहुत चीजें अच्छी हो रही हैं या बहुत चीजें खराब हो रही हैं। ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाते या ये हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि ग्रे की भी गुंजाइश है। मतलब एक ऐसा सोर्स जहां बैलेंस बात की जाए, जहां किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को सामने लाया जाए। ये नहीं कि सिर्फ अच्छाई आप सामने लाएं या आप सिर्फ बुराई सामने लाएं। ये अच्छी पत्रकारिता नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि जो इंडिया का मीडिया सीन है, जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया हाउसेज हैं, वो 90% प्रो गवर्नमेंट है। और इसके अलावा जो यूट्यूब पे जो न्यूज चैनल्स, जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स आ रहे हैं, वो मोर और लेस एंटी गवर्नमेंट है। लेकिन जो बैलेंस की बात हम कर रहे हैं वो ना इधर है ना उधर है।
तो दोनों अपने अपने जो जो ऑब्जेक्टिव हैं सच्ची पत्रकारिता के, उसमें फेल हो रहे हैं। अब जाहिर है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसको वो वाले एस्टैब्लिशमेंट वाले प्लेटफॉर्म पसंद आएंगे, और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के विरुद्ध हैं उनको वो वाले प्लेटफॉर्म पसंद आएंगे जहां सिर्फ सरकार की सिर्फ बुराई ही बुराई की जाती है। मुझे कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि क्योंकि लेगेसी मीडिया, जैसे आपने जिक्र किया, 90% लेगेसी मीडिया इतना झुक गया है कि अगर हम जैसे इंडिपेंडेंट लोग कुछ सरकार की तरफदारी भी करें तो बहुत ही मुश्किल हो गया है वो, जैसे हम समझ रहे हैं कि वो लोग सोचते हैं, तो अब एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोग सोचते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, माहौल उसमें कई उनके बाध्यता होती है, कई मुश्किलें होती हैं। क्यों आदमी पार्टीजन होता है? भाई, अगर आप गवर्नमेंट के पक्ष में बात नहीं करेंगे, आपकी एक्सेस बंद हो जाएगी, आपको इंटरव्यू देना बंद हो जाएगा। आपको ख्याल हो कि कांग्रेस पार्टी ने एक जमाने में कुछ एंकर्स को बैन कर दिया था कि हमारे जो प्रवक्ता हैं, जब ये एंकर्स वो कर रहे होंगे, प्रोग्राम को एंकर कर रहे होंगे, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये मतलब ये भी एक तरह से ओवर रिएक्शन है। मतलब आप नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि ये कितना बड़ा रिफ्लेक्शन है उसके प्रोफेशनलिज्म पे, कि एक वर्ग उससे इतना चिढ़ा हुआ है कि वो उसके प्रोग्राम में नहीं आना चाहता। और दूसरी ये भी चीजें देखिए कि जो सिर्फ एंकर को ब्लेम करना शायद सही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इनसाइडर हैं। एंकर्स अपनी स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखता है, उसका एक दूसरा स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंकर उसको सिर्फ मूर्त रूप देता है, उसको सिर्फ पढ़ता है, दूसरे लोग भी उसके लिए। लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है एंकर की, कि अगर वो आपका दोस्त है तो बड़े फ्रेंडली तरीके से आप सवाल पूछेंगे, आप बिल्कुल होस्टाइल नहीं होंगे। अगर आप दुश्मन हैं तो आप बिल्कुल बहुत ही एग्रेसिव होके सवाल पूछेंगे, और अगर वो अपनी बात कह रहा है तो उसको आप म्यूट कर देंगे, उसकी बात को। और आप सीन देखिए कि एक टेलीविजन चैनल पर 15 बॉक्स बने हुए हैं और सब बिल्कुल आंख मूंद कर एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, और किसी को बात समझ ही में नहीं आ रही कोई क्या कह रहा है। और तो बिल्कुल सब्जी बाजार जिसको आप कहते हैं, और उसको आप नेशनल टेलीविजन का नाम देते हैं, और लोग बड़ा इस पे गर्व करते हैं कि साहब इसको इतने लोग सुन रहे हैं। लेकिन वो क्वालिटी जर्नलिज्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं आज अभी भी कई बार रेडियो ऑन कर लेता हूं, एंड ऑल इंडिया रेडियो के जो न्यूज़ बुलेटिन होते हैं, दे ऑलवेज फील लाइक अ फ्रेश गज ऑफ फ्रेश एयर। जो सरकारी बुलेटिन आते हैं उसमें दोनों तरफ की बातें होती हैं, पर जो उसमें शालीनता है, जो उसमें भाषा का प्रयोग है, जो हम कहीं ना कहीं आजकल प्राइम टाइम पे देख रहे हैं कि उसका स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है, वो आज भी उतना ही उन्होंने कोशिश की है कि उसको बना के देखिए, रखा जाए। भाषा की जहाँ तक बात है और एक्सप्रेशन की बात है, सरकारी माध्यम दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों का कोई जवाब नहीं, दोनों। लेकिन यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा कि दोनों पक्ष की बात करते हैं। ये पूरी तरह से वो भी पार्टीजन है। बिल्कुल प्रधानमंत्री कहाँ गए, कहाँ किससे मिले, क्या उन्होंने कहा, 90% बुलेटिन उस पर आधारित होता है। तो क्या ये कुछ नई और लीक है या ऐसा ही होता है? नहीं, ये जब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी तो प्रसार भारती एक्ट बना था, और इसको बीबीसी की तर्ज पर चलाने का ख्याल था कि उस तर्ज पर चलाया जाएगा, इंडिपेंडेंट पूरी तरह से। लेकिन जैसे जैसे सरकारें आईं और सरकारों को लगा कि उनको ज़रूरत है इस माध्यम की, उनका आर्गुमेंट यह है कि दूसरे माध्यम तो हमारी बात नहीं करते, तो कम से कम एक माध्यम हमारी बात करे। लेकिन ऐसा भी क्या कि आप पूरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट करें, और ऐसा हिज मास्टर्स वॉइस ओनली, उसमें वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं, उसमें कोई भी विरोध के जो सरकार का विरोध कर रहे हैं लोग, उनके लिए 5 या 6% भी गुंजाइश नहीं कि आप उनको इंटरव्यू करें। कभी आपने देखा है किसी विपक्ष के आदमी को उस प्लेटफॉर्म पर बुलाकर उसका इंटरव्यू लेते हुए? और अगर बुलाते भी हैं तो 100 बार
इतनी इनसिक्योरिटी है कि ऊपर से क्लियरेंस लेते हैं कि इनको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, और अगर अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं तो उनको सेंसर किया जाता है। तो ये कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। बीबीसी की तर्ज पे चलने की बात तो बहुत दूर है। तो क्या बीबीसी, क्योंकि इंग्लैंड से बीबीसी आया है, तो क्या वो गवर्नमेंट का क्रिटिकल होता है वहाँ पर भी? बिल्कुल। कई ऐसे मौके आए हैं जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। इवन बहुत पुरानी बात जाए तो फॉकलैंड वॉर जैसी चीज, लड़ाई में कोई भी अपनी सरकार की आलोचना नहीं करता है। लेकिन फॉकलैंड में जब अर्जेंटीना से युद्ध हुआ तो बीबीसी ने पूरा सरकार के विरुद्ध, मतलब ये नहीं कि एक बैलेंस कवरेज जिसे कहते हैं, जिसमें सरकार के खिलाफ भी बात कही जा रही हो, सरकार के पक्ष में बात कही जा रही हो, वो उठाया। मतलब एक पूरा जो जर्नलिज्म का सिद्धांत होता है, ऑब्जेक्टिविटी, दोनों पक्ष को कहने की बात, वो कहने की बात, और उसी तरह की ट्रेनिंग हम लोगों को भी दी गई कि आप एक पक्ष की बात ना करिए, दूसरा पक्ष कितना भी अनजस्टिफाइड हो, आप उससे कितना भी असहमत हो, लेकिन उनकी बात रखिए। और इसी वजह से बीबीसी की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बनी। मुझे याद आता है कि जेरेमी पैक्समैन होते थे बीबीसी के बहुत बड़े एंकर, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और गृह मंत्री थे, इंग्लैंड के होम सेक्रेटरी थे। उनसे उन्होंने एक सवाल 6 बार पूछा। ये नहीं उसमें बीच में कहा कि आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने 6 बार रिपीट किया वो सवाल। जो सुनने वाले थे वो उनको अंदाजा हो गया कि जो ये साहब जवाब दे रहे हैं वो सही नहीं है, इसी वजह से ये बार बार सवाल कर रहा है। तो भारत में आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि अगर आप कोई मंत्री हो या हो, उससे आप इस तरह का आक्रामक सवाल करें तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मतलब एक तो ये कि आपको एक्सेस नहीं मिलेगी, वो आपसे बात नहीं करेंगे, अगली बार बॉयकॉट ही कर देंगे आपको। बॉयकॉट कर देंगे। बल्कि मुझे याद है कि कई बार बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा गया है कि आप इस चैनल पे क्यों बैठे हो, इसी वक्त इसको छोड़िए, बीच प्रोग्राम में उठ के आप चले जाइए। तो ये दोनों एक्सट्रीम है। मतलब कांग्रेस का ये कहना कि आप इनके एंकर्स, ये एंकर्स हैं, उन्होंने 16 या 17 एंकर्स की लिस्ट दी कि जब ये करें तो आप मत जाइए। उधर इनका ये कहना कि आप इस चैनल में क्यों चले जा रहे हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम है और दोनों गलत बातें हैं, दोनों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने अभी प्राइम टाइम डिबेट्स की बात की, कभी आपके जहन में नहीं आया कि आपको भी किसी प्राइम टाइम चैनल पे होना चाहिए जो रात को 9 बजे होता है, या वो जो प्राइम टाइम होता है, कभी आपका? देखिए, हम जिस तरह का माहौल है उसमें मिसफिट पाते हैं अपने। हम चिल्ला नहीं सकते, हम पार्टीजन नहीं हो सकते, हम मतलब जिसे कहते हैं हिटिंग बिलो द बेल्ट नहीं कर सकते। तो ये हो जाती है सर। तो ऐसा कोई शौक कभी चर्राया नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा ये नहीं लगा कि हमें इस जगह पे होना चाहिए, क्योंकि तमाम जरूरत नहीं महसूस हुई। Sir, recently a few things have been dominating our media, mainstream media, news cycles. First was the Samay Raina and Ranveer Allahabadi, एक पॉडकास्टर हैं, उनकी कंट्रोवर्सी थी। तो मैं पॉडकास्ट तो मैंने शुरू किया ही है, मैं कभी कभी स्टैंड अप भी करता हूँ। तो मुझे लग रहा था ये दोनों ही जो मैंने पेशे चुने हैं, दोनों पर ही बला जो है वो आ चुकी है। तो ये था। एंड देन कांग्रेस की एक लीडर है शमा मोहम्मद, उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा जो है वो मोटे हो गए हैं, कुछ इस तरह से कुछ बयान था। वो दोनों ही खबरें इतनी ज़्यादा चलाई गई, दे बिकेम पार्ट ऑफ द नेशनल डिबेट जब हम बात कर रहे थे उन प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल्स की। सो इट ऑलवेज सीम्स लाइक अ केस ऑफ मेजरिंग इन माइनर्स टू मी एटलीस्ट। ये क्या है? क्या ऑडियंस की डिमांड ही यही है? ये तय कैसे होता है? या वो इतना कुछ परोसा जा रहा है ऑडियंस को, हमारी मीडिया कहाँ पीछे हो रही है? इज इट बिकॉज की कॉर्पोरेट हाउसेज ने ओन कर लिया है मीडिया चैनल? देखिए, ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको हम कहेंगे कि जितनी चीज का जितना महत्व नहीं है उसको
तरजीह देना। एक तो ये कांग्रेस के आप नेता का आपने नाम दिया, कोई बहुत बड़ी नेता नहीं थी वो कांग्रेस की, और रोहित शर्मा के मोटापे पे कमेंट को नेशनल डिबेट बना देना, ये भी एक तरह से ट्रिविलाइजेशन है उसका। हाँ ठीक है, ऐसे ट्रिविया के तौर पर, मजाक के तौर पर हाँ जी। इसको 1 या 2 मिनट दिए जा सकते थे, लेकिन इस पे आप बहस कराएं, ये हास्यास्पद लगता है, ये सही नहीं है, सही नहीं था। सो क्या ये ऑडियंस की डिमांड के हिसाब से हो रहा है, और देखिए ये एक ट्राइंग टू शेप पब्लिक डिस्कोर्स? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है कि ऑडियंस इसको पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस इसको पसंद करता है। हाँ, आप उसको सेंसेशनलाइज करेंगे और उसको बहुत ज़्यादा फुटेज देंगे तो ऑडियंस देखता है, तफरी लेता है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि वो उसको पसंद कर रहा है या इस तरह की चीजें डोमिनेट होनी चाहिए नेशनल न्यूज सीन में। इसको टेल पीस की तरह अगर आप कहें तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन इसको अगर आप लीड न्यूज बनाएंगे तो ये तो इसकी सिर्फ हंसी उड़ाई जा सकती है। तो सर विवेचना पर वापस आते हैं। You have diligently covered the 65 war and we would come to the 71 war also later. 65 war में war के लिए आपकी I think 23 और 22 एपिसोड एक सीरीज आई, तो वो क्योंकि अब तो खैर इंटरनेट भी आ गया है, लेकिन आपके क्या उसमें रिसर्च सोर्सेज रहते हैं, क्या चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, और उससे कुछ ऐसी बातें जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में इतनी नहीं है, वो भी मैं आपसे कुछ ऐसी रोचक कहानियां किस्से में 65 वॉर के आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए 65 वॉर ये तय किया गया जब 2015 में उसके 50 साल हुए, तो ये तय हुआ कि उस पर हमें सीरीज करनी चाहिए। और ये चूंकि 22 दिन चली थी वॉर, 6 सितंबर को 22 सितंबर को ये वॉर ख़त्म हुई थी और 1 सितंबर को ये लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई थी। तो ये तय किया गया कि पूरे 22 दिन इस प्रोग्राम पर बात की जाएगी। सो क्रिएटिव। और अलग अलग सब्जेक्ट लिए गए और भारत और पाकिस्तान दोनों सोर्सेस से। अब देखिए दोनों जगह इस वॉर के कवरेज पर मतभेद है। पाकिस्तान इसको अपनी जीत मानता है इस लड़ाई को, जबकि सच्चाई ये है कि ये लड़ाई स्टेलमेट में ख़त्म हुई थी। मतलब भारत का पलड़ा थोड़ा भारी था, लेकिन डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी। ये अगर ये कहें कि पूरी तरह से जीत हासिल हो गई हो, वो भी नहीं था। और कई सेटबैक्स दोनों देशों को लगे उठाने पड़े थे। तो ये चीज़ सामने लाने की बात थी। पाकिस्तान के कई जनरल्स जिन्होंने उसमें भाग लिया था, उनसे संपर्क किया गया। भारत के जो लोग इसमें शामिल थे या उनसे, उनके रिश्तेदारों से या उनके जानने वालों से उस पे बहुत तफसील से चर्चा हुई। और एक कई बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सामने आई जो कि उस समय हमें भी नहीं पता थी। उसमें एक दिलचस्प वाक़या ये था कि पाकिस्तान के एक पायलट ने भारत में गुजरात में, उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो प्लेन से जा रहे थे और पाकिस्तान के फाइटर पायलट ने उस प्लेन को गिरा दिया और गुजरात के चीफ मिनिस्टर की मौत हो गई। ये 1965 की वॉर की बात है, वो वॉर की बात है। और उस जहाज़ को जो चला रहे, और ये सिविलियन जहाज़ था, ये वो वाला जहाज़ नहीं था, लड़ाकू विमान नहीं था। तो उसको जो पायलट, पाकिस्तानी पायलट जो चला रहा था, और फिर उसने उस वॉर के करीब 40 साल बाद जो भारतीय पायलट के परिवार को बाकायदा लिखित पत्र लिखकर अपने उस काम के लिए माफ़ी मांगी। तो ये ये बहुत ही ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी थी कि उसने इस बात में माफ़ी मांगी कि वो सिविलियन जहाज़ था, लेकिन उस समय लड़ाई थी तो सिविलियन और फौजी जहाज़ ये सब में भेद नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर मिला उसको मारने का, मैंने मार दिया,
लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ कि उसमें कई जानें गईं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों को कम पता है उसके बारे में। और फिर जब लड़ाई ख़त्म हो गई, किस तरह लाल बहादुर शास्त्री और अय्यूब खां ताशकंद में गए, किस तरह से नेगोशिएट हुआ, वो सब सारी चर्चाएँ हुई। पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया, भारत के कई विमानों को उन्होंने नष्ट किया, उसकी कहानी थी। अब्दुल हमीद ने 4 टैंक पाकिस्तान के नष्ट किए, पूरा ब्लो बाय ब्लो अकाउंट उसका। वहाँ पर जो लोग उनके साथ मौजूद थे, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया और किस तरह से उनकी मौत हुई, किस तरह से तो वो बिल्कुल ब्लो बाय ब्लो डिस्क्रिप्शन, वो नहीं जो किताबों में लिखा है, वो जो कि उनके बगल में बैठे हुए लोग थे और वो देख रहे थे। तो उसका दैट इज़ अ ब्रिलियंट एपिसोड, मैंने सुना है। अ, आप वहीं पहुंच जाते हैं। उसका वर्णन करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। अब इस समय हमें पूरे डिटेल्स उसकी याद हाँ नहीं, जी। करीब 10 साल पुरानी बात है, लेकिन जो बात हमें एकदम से याद आई वो हमने आपको बताई। तो मैं क्या और कुछ 65 से जो मेरे जहन में पूछ सकता हूँ हाँ, आपसे? ज़रूर। एक तो ये कि लाहौर पर जब हमने आक्रमण किया, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर हम 62 का युद्ध ना होता, तो 65 की लड़ाई के जो रिजल्ट्स हैं, वो शायद कुछ अलग हो सकते थे, क्योंकि वी गॉट अ रियलिटी चेक इन 62। देखिए, 62 की लड़ाई में भारतीय सेना बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, उनकी एक तरह से बुरी तरह से हार हुई थी और पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बड़ा नेता अब नहीं रहा, लाल बहादुर शास्त्री उनकी जगह आए हैं, तो उनमें उनके नेतृत्व में इतना कैलिबर नहीं है कि वो पाकिस्तान का सामना कर पाया, और उन्हें लगा कि चीन ने इनको अभी 3 साल पहले बुरी तरह से पराजित किया है, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन तब तक भारत संभल चुका था। जो 62 की लड़ाई थी उसने सबक ले लिए थे। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से परफेक्ट थी। इंडियन आर्मी में तभी भी कई चिंक्स थे, कई कमियाँ थीं, और उसकी वजह से भारतीय वायुसेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा, उसके कई विमान नष्ट हुए। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने जो उनका अभियान था, जो उनकी सोच थी, उसमें वो सफल नहीं हो पाया। एक तरह से एरर ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है कि ऐसा लग रहा था जब पाकिस्तान के सारे स्रोत समाप्त हो गए थे, भारत की फ़ौज ऑलमोस्ट लाहौर के आउटर इलाके में खड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का जो प्रस्ताव आया, उसको भारत ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने सेनाध्यक्ष से राय लेनी चाहिए और सेनाध्यक्ष उस युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए, जो कि अब मिलिट्री पंडित जो हैं वो कहते हैं कि भारत को इसके लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए, जबकि उसका एज था और ये खबर थी कि उनके सारे जो युद्ध के उपकरण हैं और जो वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने दोनों देशों को युद्ध के सामान देने पर बैन लगा रखा था उस समय। तो ये एक एरर ऑफ जजमेंट माना जाता है कि आपने उस युद्ध विराम को स्वीकार किया जबकि आपका अपर हैंड था। जीत तब भी डिसाइसिव जीत तो नहीं थी, लेकिन एज ज़रूर था। लेकिन फिर एक दूसरा पक्ष भी ये है कि आप कब तक लड़ते, मतलब एक 22 दिन की लड़ाई का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, इसका अंदाज़ा आम लोग नहीं लगा सकते, या कितना आर्थिक पक्ष कितना ज़्यादा सफ़र करता है या कितना दबाव रहता है। और भारत और पाकिस्तान कोई बहुत रईस मुल्क नहीं थे, तो दोनों देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, आर्थिक पक्ष पे वो बहुत कमज़ोर हो रहे थे, बहुत दब रहे थे। और जैसे कि आपने, हम आज भी जब अपने दादाजी से या किसी से कहानियाँ सुनते हैं, जब शास्त्री जी ने ये कॉल किया था कि बेशक एक समय भूखे रहो,
पर देश का जो वॉर एफर्ट है, तो वो बताते हैं कि वो एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक उन्होंने सिर्फ पूरे के पूरे गांव ने सिर्फ एक समय रोटी खाई थी, एक समय उन्होंने उपवास रखा था। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। जी जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपने घर में ये डिक्टेट जारी किया कि हम लोग सिर्फ दिन में एक बार खाना खाएंगे, और इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को बचाया जा सके। तो ये एक लाल बहादुर शास्त्री को जितना अंडररेट करते थे, वो उतना ही अच्छे उभर के आते थे। नायक साबित हुए उस लड़ाई में। और उनकी जो प्रसिद्धि है, जिसके लिए उनको याद किया जाता है, वो इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया इस लड़ाई में भारत आज का। भी उन्हें बहुत सम्मान से उन्हें याद किया जाता है। और फिर हम पहुंचते हैं ताशकंद में। ताशकंद में क्या हुआ था सर, और उस पे बहुत ही अटकलें लगाई जाती हैं। देखिए, अटकलों की बात अलग है। बहुत कि साहब, कुछ लोग कहते हैं कि उनको जहर दिया गया, लेकिन दिल के दौरे से मरे वो। उनको फीडबैक भारत से आया, उन्होंने अपने घर फ़ोन किया समझौते के बाद कि साहब, आपने अच्छा नहीं किया, जीती हुई ज़मीन वापस कर दी। जो फीडबैक भारत से जा रहा था वो उनके पक्ष में नहीं था। ये बात उनको बुरी लगी, और उसकी वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा उन्हें 2 बार पहले भी पड़ चुका था, ये तीसरा दिल का दौरा था उनका, और उसमें वो सर्वाइव नहीं किया। ताशकंद की लेकिन तमाम क्लाइमेट भी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दी गई। जब वो आए तो उनकी बॉडी पर निशान थे, या नीलापन था। नीलापन था। तो प्रधानमंत्री को, देखिए, ये हमारा अपना मानना है कि इसमें सच्चाई नहीं है। हालांकि कुलदीप नैयर ने पूरी किताब उस पर लिख डाली और कहा कि नहीं साहब, इसको शक की निगाह से देखा। लेकिन और दूसरे और भी लोग थे, सीपी श्रीवास्तव थे, शास्त्री के निजी सचिव, उन्होंने किताब लिखी और इस पूरी संभावना का पूरी तरह से खंडन किया कि इस तरह की चीज़ हो सकती है, और किसी भी बड़े देश में किसी मेहमान देश के प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाए, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन इस पर भी कई चर्चाएं होती हैं। जो केजीबी था या सीआईए यूएस से थी, उनका बहुत हस्तक्षेप तो रहता था पॉलिटिक्स में, 60s में, लेकिन आप 70s में। ये सोचिए कि किसी देश का कोई व्यक्ति मेहमान है और उसकी ज़मीन पर उसकी मौत अस्वाभाविक ढंग से हो जाती है, तो ये उस देश पे रिफ्लेक्शन होगा, बदनामी तो उस देश की होगी। तो केजीबी का क्या इंटरेस्ट हो सकता था, या सीआईए का क्या इंटरेस्ट हो सकता था? इससे इतर मैं हाँ इस घटना से इतर मैं ये पूछना चाहता था कि क्या हस्तक्षेप उस लेवल पे जो होता था, क्या वो सही है? जैसे होमी भाभा की बात होती है। हाँ, इस तरह के बहुत से प्रयास कुमार होते हैं, नारायण का जो केस है। प्रयास होते हैं, किए जाते हैं, लेकिन कोई ये जो स्पाइनेज के जो केसेस होते हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आते, इन पे लिखा बहुत कम जाता है, सिर्फ अटकलें लगाई जाती हैं। होमी भाभा के केस में भी अटकलें हैं, मतलब ये कहीं से सिद्ध नहीं हुआ है कि वो सीआईए का ऑपरेशन था जिसकी वजह से वो मारे गए थे। और इस तरह तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट में सीआईए का एक मोल था। कई हर्षमैन ने किताब लिखी है, कई अमेरिकन सोर्सेज से ये बात कही गई है, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं हो पाई है। बहुत से लोग अटकलें लगाते हैं कि जनरल जिया की जो मौत हुई उसमें फॉरेन एजेंसीज का हाथ था, उसमें तो इवन रॉ का भी नाम लिया जाता है कि उनका भी हाथ था। लेकिन ये सिर्फ अटकलें होती हैं। ये हो सकता है बाद में डीक्लासिफाई हो चीज़ें, तो इसके बारे में चीज़ें और खुलकर सामने आए। लेकिन ये बिल्कुल एलानिया तौर पे कहना कि ऐसा इन्होंने करवाया था, ये शायद ठीक नहीं है। तो 65 वॉर से हम 71 की जंग पे आते हैं। ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी जनरलों को इतना मिलिट्री एडवेंचरिज्म करने पे बाध्य करता है कि 65 में एक जहाँ स्टेलमेट था, वहाँ 71 में फिर कुछ ऐसे हालात बने ईस्ट पाकिस्तान में। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जो मैंडेट था उसको न मानना इसका मूल कारण था।
शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई थी, बजाय इसके कि उनको सत्ता सौंपने की, उनको बिलिटल करने की, उनको गिरफ्तार करने की शुरुआत हुई। यहाँ से बात बिगड़ी। और अब आप देखिए, जियोग्राफिकली दोनों इलाके 2000 किलोमीटर की दूरी पर थे, और पाकिस्तान के लिए ये संभव नहीं था कि दोनों तरफ ये लड़ाई लड़ सकें बराबरी से। 65 की लड़ाई में अगर आपको ख्याल हो कि ईस्ट पाकिस्तान में हॉस्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, उस तरफ लड़ाई नहीं हुई थी, सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ लड़ाई हुई थी। 65 में ईस्ट में बिल्कुल फ्रंट ओपन ही नहीं हुआ था, फ्रंट कुछ तो बिल्कुल नहीं skirmishes ओपन हुए हुआ था। एक आध बार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया था भारत के कुछ ठिकानों पर, पश्चिम बंगाल के कुछ ठिकानों पर, लेकिन जैसे कहते हैं थल सेना का कोई ऑपरेशन वहां नहीं था। तो ये एक तरह से मिसकैलकुलेशन था उनका। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भारत के विमान का अपहरण किया गया, और उस अपहरण का बहाना लेकर भारत ने अपने ऊपर, अपनी ज़मीन के ऊपर से ओवरफ्लाइट पाकिस्तानी विमानों की बैन कर दी, इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसका असर ये हुआ कि उनको वाया श्रीलंका जाना पड़ा, पूर्वी पाकिस्तान। तो मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज के, मतलब आपका जाना दुगना हो गया ऑलमोस्ट, दूरी, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़े, और फिर बहुत ज़्यादा सैनिक, सिर्फ 1 लाख के आसपास सैनिक पूर्वी पाकिस्तान में थे। और भारत ने शुरू से ही ये पॉलिसी बना रखी थी कि इस बार हमला करेंगे तो दोनों तरफ से करेंगे। और वो इनकी सफलता का राज था कि सिर्फ 13 दिन के अंदर उन्होंने ढाका पर कब्जा कर लिया। और वो तब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरह से घिर चुके थे, उनको कुमुक नहीं मिल रही थी, सप्लाईज नहीं मिल रही थी, और वो मजबूरी तो थी कि आप भारत के ऊपर से उड़ के सीधे जा नहीं सकते थे। तो डिमोरलाइज थे पूरी तरह से, और उसका फ़ायदा भारत ने उठाया, और इस तरह से ये लड़ाई हुई। जब हम 71 की जंग की बात करते हैं तो द मैन, द मिथ, द लेजेंड जनरल मानेकशॉ की बात ज़रूर आती है। और हम देखते हैं कि वो इतने महान मिलिट्री लीडर थे, जो कि एक तरह से आदर्श जो हमारे आज के जनरल्स के लिए हो सकते हैं, होना भी चाहिए, हैं भी। तो जनरल मानेकशॉ का जो इंटरेक्शन रहता था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ, वो बहुत ही मज़ेदार भी है। और उसमें उनका एक आज़ाद जो व्यक्तित्व है वो भी बाहर आता है। बहुत इनफॉर्मल रिलेशन था। कई बार तो वो उनको स्वीटी कहकर पुकारते हाँ थे। जी। ये उनका तकिया कलाम था, बल्कि जिन लोगों से वो बेतकल्लुफ़ होते थे उनको वो स्वीटी कहते थे। लेकिन दोनों के बीच बहुत कोऑर्डिनेशन था। वो कभी भी प्रधानमंत्री से मिल सकते थे, और उनमें गट्स भी थे। अब आप देखिए कि भारत ने सबसे पहले अप्रैल में सोचा, अप्रैल 1971 में, कि बांग्लादेश पर हमला किया जाए। तो और बैठक बुलाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की, और उसमें सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया। और सैम मानेकशॉ ने साफ इनकार कर दिया कि इस समय अगर भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान में घुसेगी तो आप समझ लीजिए कि शर्तिया हार होगी। तो सब लोग बिल्कुल दंग रह गए कि प्रधानमंत्री के सामने कोई सेनाध्यक्ष ऐसा कहने की जुर्रत कैसे कर सकता है। और जब मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुई तो इंदिरा गांधी ने सैम को रोका और कहा, आप रुकिए, और बाकी सब लोगों से जाने के लिए कहा। तो सैम ने कहा, फिर उन्होंने पूछा कि भाई सैम क्या बात है। तो तब सैम ने कहा कि साहब अभी आप जाएंगे, 1.5 महीने में बारिश शुरू हो जाएगी, मॉनसून बहुत गजब का होता है, बंगाल का तो बहुत और मशहूर है। पूरी नदियों में बाढ़ आ जाएगी, और हमारे लोग वहीं फंस कर रह जाएंगे। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम बाढ़ को क्रॉस करते हुए, मॉनसून को भरी बारिश में झेलते हुए बांग्लादेश में घुस पाएं, और हम चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे, और उनका जो फोर्टिफिकेशन है बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्होंने पूछा, इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने, इसका इलाज ये है कि आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, हमें तैयारी का समय दीजिए। जाड़े का समय आएगा तब बिल्कुल मॉनसून की कोई फिक्र नहीं रहेगी। जाड़े में
जो उत्तरी बॉर्डर है भारत का चीन से लगा हुआ, पूरा बर्फ से आच्छादित होगा। चीन भी उधर से आने की जरूरत नहीं कर सकता कि चीन पाकिस्तान के समर्थन में उधर से आ जाए। तो उन्होंने कहा वो पूरा चीज़ उनकी बात समझ में आ गई इंदिरा गांधी को। उन्होंने कहा ठीक है जनरल, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, जब आप पूरी तरह से तैयार हों तब आप मुझे बताएं। तो नवंबर के अंत में उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, और इस तरह से लड़ाई 3 दिसंबर को शुरू हुई। फिर जंग हुई, भारत की डिसाइसिव विक्ट्री हुई, और वो मोमेंट, वो हिस्टोरिक मोमेंट भी कैप्चर्ड है जब जनरल नियाज़ी साइन करते हैं और जनरल अरोड़ा उनके साथ बैठे हुए हैं। हालांकि उस तस्वीर को अभी हटाया गया है आर्मी उन हेडक्वार्टर्स से, तो वो एक चीज़ है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। फिर वही जैसे ताशकंद में हुआ था, कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात आती है कि भारतीय सेना तो अच्छा करती है, लेकिन हम जहाँ डिप्लोमेसी की मेज़ होती है वहाँ हम कहीं ना कहीं कुछ या तो जीत कर भी हम दबाव में आ जाते हैं। जैसे 90,000 हमारे पास उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, युद्धबंदी थे, फिर उनको जितना मुझे याद है बिना किसी शर्त छोड़ना, और भुट्टो साहब फिर वहाँ वापस पाकिस्तान में जाकर अपनी जीत का ऐलान करते हैं। वो सब क्या था और आप उसको कैसे देखिए, देखते हैं? शिमला समझौता हुआ था और भारत पे बहुत दबाव था कि समझौता किया जाए, और भुट्टो भी ये प्ली लेकर आए थे कि साहब मुझे अपने देश में मुंह दिखाने, फेस सेविंग कोई चीज़ चाहिए। तो देखिए, पुराना लड़ाई का पुराना इतिहास रहा है कि जब आप बहुत ही कोएर्सिव शर्तें लगाते हैं तो इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। पहला विश्व युद्ध जो वार्सोय की संधि थी, वो जर्मनी के बिल्कुल खिलाफ थी। उसका नतीजा ये हुआ कि अंदर ही अंदर जो विरोध की आग सुलगती रही और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये गलत है कि किसी देश की ज़मीन पर आप कब्ज़ा करके रखें, और ख़ास तौर से जहाँ की जनता आपके लिए हॉस्टाइल हो। बांग्लादेश में ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय भारत के पक्ष में स्थिति थी। लेकिन ये देखा जाता है कि बहुत कड़ी शर्तें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लगाना बैकफायर कर जाती हैं, और इंदिरा गांधी एक मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहती थी कि साहब हम शांति चाहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हर मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं और अपनी तरफ से ये पहल करना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उसकी आलोचना हुई, जबकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये अंतिम समय तक ये वार्ता फेल हो गई थी। मतलब वार्ता फेल होने का सबसे बड़ा ये सबूत था कि पाकिस्तान के सारे जो डेलीगेशन के साथ जितनी स्टेशनरी आई थी, जितने सामान आए थे, वो जहाज़ में पैक हो गया था। जब शिमला समझौता हुआ तो उस पर लगाने के लिए मोहर नहीं थी, क्योंकि वो पैक होकर जहाज़ में जा चुकी थी, और ये मान के चला जा रहा था कि वार्ता फेल हो गई है। लेकिन इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अंतिम समय पर ये फैसला किया कि एक कोशिश और करते हैं, और उस कोशिश में मतलब ये कहा जाए कि भुट्टो ने यह आश्वासन दिया कि पहले आप हमारी इस चीज़ को मानिए, क्योंकि मुझे जाके अपने देश में मुंह दिखाना है, और क्योंकि मैं वहाँ भी अजीब से हालात थे। या यहाँ को नज़रबंद कर दिया गया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। भुट्टो सत्ता में आए थे लेकिन अभी उनको मैंडेट नहीं मिला था, इलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनकी भी सिचुएशन ख़राब थी। तो उसको देखते हुए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ये सोच कर के आगे चीज़ें सुलझा ली जाएंगी, इंदिरा गांधी ने एक कदम उठाया था। ये अलग बात है कि वो बैकफायर हो गया, और आज कोई भी शिमला समझौते की बात नहीं करता। उसके बाद से तो पाकिस्तान ने फिर कन्वेंशनल वॉर छोड़ के फिर ये प्रॉक्सी वॉर जो कि कश्मीर में शुरू किया, फिर कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ। उसके बाद से तो भारतीय पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी बहुत बदल गया। अब यहाँ से हम वॉर की बात हुई, तो मैं इमरजेंसी पे अगर आप मूवी के बारे में आप बात करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। देखिए, पॉपुलर एक्टर उसमें थे, डायरेक्शन उनका था, लेकिन तथ्यात्मक रूप से बहुत कमज़ोर मूवी है। कई चीज़ें
जो वास्तव में हुई थी वो नहीं दिखाई गई। कई चीज़ें जिनका बहुत कम महत्व था उनको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया गया। इमरजेंसी की बात आप कर रहे हैं? इमरजेंसी की हम मूवी, बात ओके। कर रहे हैं। और फिल्मांकन भी, जो लोग इमरजेंसी को जिन्होंने उस जिया है। पीरियड पे रिसर्च की है, तो उस मापदंड पे ये खरी नहीं उतरती। इसको जिसे कहते हैं वेल डॉक्यूमेंटेड फिल्म नहीं कहा जाएगा। मतलब उस टाइम को भुनाने की कोशिश ज़रूर हुई है, एक्टिंग अच्छी करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई जगह कई लूप होल्स हैं। इंदिरा गांधी की नाक जो अ, उन्होंने अ, बनाई है उस अ, मूवी में। कई ये सब तो मतलब मामूली चीज़ें हैं, लेकिन ओके। तथ्यों के साथ हम्म। खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मूवी के बाद मेरी एक मित्र है, उनका मेरे पास फ़ोन आता है, मुझसे पूछती हैं, शशांक क्या नेहरू जी ने आसाम चीन को दे दिया था? पहले ही मूवी में शुरू के कुछ उसमें वो आता है। मैं कहा नहीं, ऐसा तो नहीं ही हुआ था, पर नहीं, देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड हाँ है। जी। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जब चीन ने आक्रमण किया था, तो नेहरू ने देश को संबोधित किया था, और उसमें आमतौर से प्रधानमंत्री देश के संबोधन में ये बात नहीं कहते हैं कि या वहाँ उस इलाके में हमारी हार हो रही है। उन्होंने 3-4 मोर्चों के नाम लिए और कहा कि हमारी फ़ौजें पीछे हट रही हैं। तो ये एक इंटरप्रिटेशन लगा कि उन्होंने आसाम को उनके हाल पर छोड़ दिया, दे नहीं दिया। ये तो कभी भी चीज़ नहीं आई। लेकिन आसाम के लोगों ने इस चीज़ का बहुत बुरा माना कि उनको उससे संदेश ये गया जैसे वो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया, और भारत का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको उनकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। मतलब बड़ी हास्यास्पद बात है कि आसाम चीन को दे दिया। और जो जैसे कि फ़िल्म में, वैसे आप फ़िल्में देखते हैं आम तौर पर? आ, देखिए देखते ज़रूर हैं, लेकिन ये कहिए कि हर फ़िल्म देखते हैं वो नहीं है। फ़िल्म देखने का शौक़ है। बहुत चुनिंदा फ़िल्में जिनके बारे में थोड़ी चर्चा हो, थोड़ा जिसके बारे में लिखा जा रहा हो, जिसमें एक्टिंग अच्छी हो, जिसके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हों, वो देखने की कोशिश करते हैं। हर फ़िल्म तो नहीं। सो एक फ़िल्म अभी आई रिसेंटली, छावा उसका नाम था। उस फ़िल्म की काफ़ी चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई कि अ, समाज एक तरह से, समाज में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नेटिज़न्स जिसको हम बोलते हैं, वो दो धुरी में बटे हुए हमें दिखे। और उसका बेसिस वहीं से शुरू होता है कि हम मध्यकालीन राजाओं और उनके कृत्यों के ऊपर आज लड़ाई करते हैं। तो पहली बात तो यही कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लेफ्ट जो है वो इन फ़िल्मों को, चाहे वो कश्मीरी फाइल्स फ़िल्म आई, या वो तो ख़ैर अभी की ही बात है, या अभी ये छावा फ़िल्म आई, उसको एक प्रोपेगेंडा कहकर डिसमिस किया जाता है। राइट ऐसा करता है कुछ ऐसी फ़िल्मों के साथ, जैसे 1984, या अभी एक बहुत ही पुलिस ब्रुटैलिटी पे एक मूवी संतोष आई, उसको तो शायद बैन ही कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक ठीक है सर कि हम कई बार मुझे लगता है कि मीडिया या जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या ऑपोजिशन जो है वो आम जनमानस की भावनाओं को गॉश करने में कहीं न कहीं असफल हो जाता है। देखिए फ़िल्मों में रेटोरिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब चीज़ों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। देखिए छावा की जहाँ तक स्टोरी है, वो क्योंकि हमने भी इस विषय पर शो किया है, और अ, हमारा मानना ये है कि उसमें दोनों पक्ष इनको दिखाने चाहिए। जो अ, शिवाजी के जो बेटे थे, उन्होंने शिवाजी से विद्रोह किया था, और एक समय ऐसा आया था कि वो मुगलों से जाकर मिल गए थे। और अगर आप कोई ऑथेंटिक हिस्टोरिकल फ़िल्म बना रहे हैं, पता नहीं हमने फ़िल्म नहीं देखी है, और अगर इस फ़िल्म में इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है, तो ये इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है। ये फैक्ट है कि वो मिल गए थे, बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो वापस अपने पिता के पास आए। तो अगर इस फैक्ट को छिपाया गया है या नज़रअंदाज किया गया है, तो उसको आप किस तरह से ऑथेंटिक कह सकते हैं? और चीज़ों को देखिए फ़िल्मों से
इतिहास का बदला लेने का जो चलन है, इसको हम सही नहीं मानते। तो क्या ये नया है या ये भी चलता ही आ रहा है? ये देखिए, भुनाने की कोशिश होती है, इमोशंस को भुनाने की कोशिश हमेशा रहती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि औरंगज़ेब बिल्कुल दूध के धुले हुए थे। औरंगज़ेब बिल्कुल। ने कई अत्याचार किए, लेकिन चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। दोनों पक्ष अगर आप बताएँगे तो वो फ़िल्म ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगी। तो श्याम बेनेगल जी का जो शो है भारत एक खोज, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और इवन हमारा जो राइट विंग है वो भी उसकी ज़्यादा आलोचना कर नहीं पाता है, क्योंकि वो शो ही कुछ ऐसा ही एक बहुत कम बजट में और एक ऐसा मास्टरपीस बना देना। देखिए, राइट विंग और लेफ्ट विंग की लड़ाई जो है, इसको हम उचित नहीं मानते। अगर आप चीज़ों को सही ढंग से पेश कर रहे हैं और दोनों पक्षों को पेश कर रहे हैं और पूरे जिसे कहते हैं कि एट्रीब्यूशन के साथ पेश कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, सैम मानेकशॉ पे जो फिल्म बनी, हाँ वो जी। भी बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, बिल्कुल। लेकिन हम उसके पोर्ट्रेयल से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे। उसमें जो कई चीज़ें उसमें दिखाई गई थीं, वो सैम के कैरेक्टर से मेल नहीं खाती थी। और कई बार ऐसा होता है कि एक फ़िल्म में, एक 2.5 या 3 घंटे की फ़िल्म में किसी के जीवन की हर बात को शामिल कर लिया जाए, ये भी संभव नहीं संभव नहीं होता। है। लेकिन किन चीज़ों को आप ले रहे हैं, किन चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, उसके बीच में बैलेंस अगर बना रहे, तो लोग उसे पसंद करते हैं। देखिए, वेस्ट में भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री की बात छोड़ दीजिए, फ़ीचर फ़िल्म बनती है, बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर। लेकिन उन पर ये इस तरह के आरोप नहीं लगते, जहाँ जिस तरह भारत में लगते हैं। वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे मुझे एक ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं न कहीं थोड़ी फ्रीडम किसी न किसी सेंस में ज़्यादा भी है और लोग इतने भावुक नहीं होते उन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को देखिए, लेके। सेटबैक्स को किस तरह से पेश किया जाए और किस तरह से आम लोग उसको लें। अब हुँ। अगर मान लीजिए आप भारत-चीन हमले पर फ़िल्म बनाएँ और उसमें ये दिखाएँ कि भारत की जीत हो गई है, हाँ जी। तो वो कितना मतलब बचकाना ही होगा। बचकाना ही इसको किस बोलेंगे तरह उसे। से कहा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसी हिमाकत करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ था। तो सर हम आते हैं 1980 के बाद का जो दौर आया भारतीय राजनीति में। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसको भी आपने बहुत ही गहराई से कवर किया है। भिंडरनवाले को आपने बहुत गहराई से कवर किया है। क्योंकि हम इमरजेंसी मूवी की बात कर रहे थे तो उसमें ये बहुत चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वो एक दौर जो था, उसके बाद से फिर सिख दंगे हुए। तो कई बार मुझे ये समझ में आता है और हम फिर से एक प्राइम टाइम न्यूज़ रूम्स में जाते हैं, वहाँ पे एक व्हाटअबाउटरी का बहुत ज़्यादा चलन है। अगर कोई 2002 के दंगों की बात करता है, तो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया जाता है। कोई कश्मीरी पंडितों की बात करता है, तो 84 के दंगों की बात की जाती है। फिर 84 के दंगों की बात होती है तो 1948 में जैसे गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जो हत्याएँ हुई, कोई उनको लेके आता है। हमें ऐसा लगता है कि एक त्रासदी की जब बात आती है तो हम दूसरी त्रासदी को उसके विपक्ष में खड़ा कर देते हैं कि ये देखो, एक वो हो गया है, तो उससे वो क्यों है और उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये आपको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई है, तो उसका जवाब ये नहीं है कि आपने भी गलती की है। हुँ। उसका जवाब ये है कि जी हाँ, गलती हुई है। आप उसको इक्वेट नहीं करिए दूसरे डिज़ास्टर से। हुँ। और दोनों तरफ, मतलब अगर आप उन पर आरोप लगाते हैं, तो वो दूसरे पक्ष का वो लेते हैं। अब गुजरात दंगों की अगर आप बात करें, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि गुजरात में पहली बार तो दंगे नहीं हुए थे। सन 1969 में गुजरात में 1 महीने तक दंगे हुए थे। बिल्कुल। तो पहली बार तो ये हुआ नहीं है। हुँ। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ये जो चलन है टिट फॉर टैट, कि आपने गलती की तो आपने भी वो गलती की थी। ये जो चलन है, ये डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। परंपरा नहीं है। ओके, और मैं तो ये भी समझता हूँ कि अगर भारत एक विश्व शक्ति बनने का सपना देखता है,
तो इन छोटी-छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए उसे भी, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे प्रवक्ता हैं, आरोप और प्रत्यारोप ही चलते रहते हैं। अरे आपने भी तो ये किया, अरे आपके समय में तो ये हुआ, अरे हमारे समय में तो ये हुआ। अभी कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, उनकी एक कंट्रोवर्सी आई, बहुत ही ट्रिवियल सी बात है। तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने कुछ जोक्स मारे, जोक्स कहे, स्टैंड अप कॉमेडी थी। तो उनका भी नहीं था, एक हैबिटेट जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे थे वो तोड़ दिया गया। तो उसके ऊपर एक लेगेसी मीडिया इंग्लिश चैनल पे न्यूज़ डिबेट चल रही थी राहुल कंवल जी की, और उसमें आनंद रंगनाथन जी थे, बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं वो। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम नेहरू, ही स्टार्टेड कि यू नो दैट डिक्टेटर नेहरू, ही टुक आउट द फर्स्ट अमेंडमेंट। एंड वहाँ पे एक एक्टर थे, मैं उनका बहुत सीनियर एक्टर है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, ही सेड ओह माय गॉड हैव सम पिटी, द गाय डाइड लाइक 60 इयर्स अगो। बट देन वो उसी चीज़ पे लगे रहे कि नहीं नहीं, इसको ला, उसकी उस तानाशाह को, फिर तो हमें स्टालिन के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए, फिर तो हमें मुसोलिनी के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो चलन, और नेहरू को स्टालिन के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए एंड उनको साहब, ये टाइम मिल रहा था, राहुल कंवल जी उनको टाइम दे रहे थे प्रॉपर ये सब बोलने के लिए। देखिए ये हर तरफ होता है, ये ऐसा हम्म। नहीं है कि आज हो रहा है, या ये पुराने ज़माने में भी इस तरह की बात की जाती है, दूसरों के इतिहास को जिसे कहते हैं कि बिलिटल करने की कोशिश, या उसको कम दिखाने की कोशिश। अब इंदिरा गांधी की बांग्लादेश अभियान की बात होती है तो वो हमेशा उसको काउंटर करते हैं कि साहब उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। तो ये दोनों तरफ है, ये आप ये नहीं कहेंगे कि अ, अभी आजकल हो रहा है। आजकल चूँकि हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान को देख रहे हैं बहुत बारीकी से, तो ये कह यार सकते सर, हैं कि मैं नया आजकल नया जवान हुआ हूँ तो मुझे अभी पता लग रहा है। आप आजकल ज़्यादा हाँ, हो रहा है, लेकिन हाँ, ये पहले भी होता होता आया आया है। है। अगर हम हिस्ट्री की बात ही करते हैं, हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, आप बहुत, तो विवेचना तो ऐसी चीज़ है। जब मैं ये बात कर रहा था कि मैं फजल जी के साथ जाके बात करूंगा, उनसे जाके बैठूंगा उनके साथ, क्योंकि विवेचना का जो स्पेक्ट्रम है वो इतना ज़्यादा वाइड है। चार्ल्स शोभराज की हमने बात की, उसमें इराक वॉर की बात है, उसमें अमेरिका की, निक्सन की, कैनेडी की, उसमें हर चीज़ की बात है। कोई कुछ ऐसे एपिसोड्स जिसमें आपको लगा हो कि दिस इज़ समथिंग लाइक, मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक चीज़ बहुत समय तक करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें महारत हासिल हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एपिसोड्स आए जिसमें आपको लगा यार दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू यू नो देखिए रियली। कहना आप बड़ा याद करना बड़ा मुश्किल है कि दो तीन चीज़ें याद आती हैं। एक एपिसोड था जब स्टालिन की बेटी स्वेटलाना भारत आई थी, हुँ, और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के दूतावास में शरण ली थी, और रूस के लोगों को पता नहीं चल पाया कि उनके, हालांकि स्टालिन तब तक मर चुके थे, लेकिन स्टालिन की बेटी भारत में आकर अमेरिका डिफेक्ट करे और भारत कुछ नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी कहानी थी, तो इसको हमने विवेचना में कवर करने की इसके बारे कोशिश की। में ज़रा बताइए, ये कहानी बहुत ही रोचक लग रही है। स्वेटलाना उनको भारत के एक व्यक्ति से, महाराजा प्रतापगढ़ के एक रिश्तेदार थे, उनसे उन्होंने शादी की थी, और ब्रजेश सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम था, और शादी करने के बाद उनका निधन हो गया था। ओके। तो वो उनकी जो राख थी उसको भारत में प्रवाहित करने आई थी संगम में, उनकी अस्थियों को। उनकी अस्थियों को। और तभी उन्होंने फैसला किया कि ये चूँकि वो रूस में उनके लिए संभव नहीं होगा अमेरिका की शरण लेना, तो भारत में ये लेकिन कोशिश की जाए। स्टालिन की लड़की को क्या आवश्यकता पड़ गई? और उनको लगा कि रूस में उनका कोई भविष्य नहीं है, हुँ, अमेरिका में उनके लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं, हुँ, और हो सकता है कि CIA के लोग उनको प्रश्रय दे रहे हों ऐसा करने के लिए। ये एक PR एक्सरसाइज भी थी। अमेरिका के लिए बड़ी बात होती कि बिल्कुल। रूस के टॉप लीडर की लड़की उनके यहाँ शरण ले रही है। हुँ, तो उन्होंने यहाँ पे अमेरिकी दूतावास से संपर्क किया, एक सूटकेस लेकर अपने होटल से चेकआउट किया और दूतावास में गई। दूतावास ने उनको
दूसरा पासपोर्ट दिया और नकली नाम से एक जहाज़ में बैठाकर भारत से बाहर भेज रवाना दिया। किया। और रूस ने इसका बहुत बुरा माना। इसका रूस के जो समय के ये कौन से सन की बात है? ये इंदिरा गांधी का ज़माना था। ओके। ये 1967-68 की बात है। इंदिरा जब तक वो गांधी ट्रीटी 71 वाली ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। नहीं इसका, उससे पहले लेकिन की बात रूस ने इसका बहुत बुरा माना कि भारत की ज़मीन से कैसे ये चीज़ संभव हो पाई, भारत की सरकार की नाक के नीचे से। तो ये कहानी थी जिसको हमने कवर किया था विवेचना में। और एक और कहानी थी जब एक कोरियन विमान को, जिसने रूसी वायु सीमा का अतिक्रमण किया था, उसको रूसियों ने मार गिराया था, उस पूरे विमान को, और उसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे। तो उसका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट कि क्या वाकई वो स्पाई मिशन पर था विमान, कई स्रोतों से पता चला कि नहीं, वो एक मैनुअल एरर थी, गलती से पायलट रूसी इलाके में घुसा था। एंड रूस ने आओ देखा न ताओ उसको मिसाइल मारकर उस विमान को गिरा दिया, और 260 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी। इसको हमने विवेचना में कवर किया था। और 9/11 से भी जुड़ी हुई कई घटनाएं, ख़ास तौर से 9/11 में हम उन 2 जहाज़ों की तो बात करते हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे, लेकिन उस जहाज़ की बात कोई नहीं करता जो एक दूसरे टारगेट को हिट करने वाला था, लेकिन लोगों ने ओवर पावर कर लिया था पायलट हाईजैकर्स को, और वो जहाज़ क्रैश हो गया था ज़मीन पर। तो उसका आंखों देखा हाल, उस जहाज़ में क्या हो रहा था और किस तरह से वो क्रैश हुआ, वो हमने बताने की कोशिश की थी। तो उस सब में चैलेंजेस क्या आए थे? देखिए, वेल डॉक्यूमेंटेड तो है, लेकिन हमें दोनों पक्ष लेने थे। चैलेंजेस ये था कि जो चरमपंथियों का, जो एक्सट्रीमिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आना चाहिए कि उन्होंने कैसे इसको अंजाम दिया। तो उसको जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से तो बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड दसियों किताबें इस पे लिखी जा चुकी हैं, और बहुत सी रिसर्च से कई चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि लॉगबुक है। उस विमान में ये सुविधा थी कि आप सैटेलाइट फ़ोन से नीचे अपने लोगों से बात कर सकते थे। तो उन सब के रिकॉर्ड्स हैं कि विमान में क्या क्या हो रहा था। वो जो वहाँ विमान में लोग मौजूद थे, वो उसका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दे रहे थे नीचे अपने रिश्तेदारों को या अपने लोगों को। तो मतलब ऑथेंटिसिटी पूरी थी, और वो खबर बड़ी अच्छी तरह उसको बड़ा पॉपुलर हुआ वो शो जब एयर हुआ। तो आप ये तय कैसे करते हैं सर कि नाउ दिस इज गोइंग इनटू विवेचना? फॉर एग्जांपल यू हियर सम न्यूज़ और आप किसी देखिए, तथ्य आपको के हमने बताया पहले भी कि कोई ना कोई पेग ज़रूर होता है, कि मतलब किसी की बर्थ एनिवर्सरी है। नहीं, नॉट दैट, ये कि आप उस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये दूसरे विमान के बारे में हम रिसर्च करते हैं, तो फिर ये जैसे आपने बताया कि विकिपीडिया इज नेवर अ सोर्स, देखिए 9/11, तो ये फाइनलाइज कैसे होता है कि ये चीज़, ये तथ्य अब आ ही रहा है इस एपिसोड में? देखिए 9/11 पे कोई शो करने की बात थी। 9/11 पे हम अता हुसैन का प्रोफाइल पहले कर चुके थे। 9/11 की घटना किस तरह हुई, उसका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दे चुके थे। तो ये हुआ कि कोई नया एंगल चुना जाए। तो नया एंगल में 2-3 चीज़ें सामने आई कि वो जो फायर ब्रिगेड के लोग थे, वो बिल्कुल लास्ट पहुँचे और पूरी इमारत उनके ऊपर गिर गई और सारे लोग मारे गए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो या तो वो किया जाए, या फिर ये विमान वाली अनटोल्ड स्टोरी की जाए। तो इस पे सहमति बनी कि ये जो तीसरा विमान जो क्रैश हुआ ज़मीन पर, ये ज़्यादा लोग इसमें पसंद करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भारतीय लोगों को कम से कम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको बहुत ही पॉलिटिकली एम्फेसाइज किया गया है। चाहे हम, मुझे ये याद है जब हमारे पास नया नया स्मार्टफोन आया 2012-13 में, तो कहीं ना कहीं एक भावनाओं के साथ खेल ही हो रहा था। जैसे पहले नेहरू के अगेंस्ट पटेल और बोस को खड़ा किया गया,
जबकि हम ये समझना भूल जाते हैं कि वो साथ में ही थे, वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ तो थे ही नहीं। और गांधी जी की बात करते हैं तो जैसे आपने पहले बोला कि एक एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि बड़ा चरखे ने आज़ादी दी, और फिर पिछले कुछ सालों से तो वो रेटोरिक और भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, व्हेन वी इवन सी अ सॉफ्टनिंग स्टांस टुवर्ड्स नाथुराम गोडसे। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखिए, इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता गांधी के योगदान को, कि गांधी का भारत की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है। और उसको आप, चूंकि एक सरकार सत्ता में है, उसमें भी ये हिम्मत नहीं है कि वो गांधी को डिसोन कर दे। अगर 2 अक्टूबर है या 30 जनवरी है तो प्रधानमंत्री जाते हैं महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। रैंक एंड फाइल ज़रूर ये बात करता है, जिसे तथाकथित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, कि भाई क्या आज़ादी हमें चरखे से मिली। इसका जवाब है कि हाँ, मतलब इनडायरेक्ट जवाब है कि चरखे से सीधी आज़ादी न मिली हो, लेकिन गांधी का बहुत बड़ा रोल था इस देश के लिए, इस देश को आज़ाद करने में। तो ये सब तो उसकी कहने के लिए बातें हैं कि साहब गांधी का कोई रोल नहीं था। और एक मुहिम चलाई जा रही है गांधी के रोल को कमतर आंकने की। अभी नेगेट तो नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते। गांधी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जेलों में बिताया, इसको तो आप नहीं नकार सकते। उन्होंने अहिंसा के जरिए इतने बड़े इंपीरियलिस्ट देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसको भी आप नहीं नकार सकते। आलोचना यहाँ होती है गांधी की, और आलोचना अगर हो तो कोई इसमें बुराई नहीं। हर कोई बहुत ही मतलब हर आदमी में सब अच्छा ही अच्छा नहीं होता। गांधी की आलोचना ये की जाती है कि साहब उन्होंने भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा दी जा रही थी तो उन्होंने ये शर्त क्यों नहीं रखी कि भगत सिंह को अगर आप उनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल देंगे तब हम बातचीत करेंगे। तो गांधी का शुरू से स्टैंड रहा है कि वो हिंसा उसके पक्ष में नहीं है। और उन्होंने ये फैसला लिया, ये कोई इस बात की गारंटी नहीं थी कि अगर गांधी ये शर्त रखते तो अंग्रेज उस बात को मान ही लेते, जैसा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इस बात पर कोई समझौता नहीं किया। तो ये एक मतलब इनडायरेक्ट आलोचना की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये कहना कि वो भगत सिंह के खिलाफ थे, या जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह के खिलाफ थे, या चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ थे, ये शायद सही नहीं है। So, sir, many people argue that right-wing surge in India, though it has been there since the independence, before that also, बट जो उसमें एक बहुत ही जो उसका उभार हुआ है वो कहीं ना कहीं उसमें जो हमारे ईस्ट और वेस्ट में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि शायद इतनी सेकुलर सोसाइटीज़ कभी से नहीं रही हैं। तो इज सर्ज ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म इन इंडिया ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू दैट? कहीं ना कहीं लोगों को उसका भी हवाला देकर ये कहा जाता है कि दिस इज द आंसर नाउ, या ये देखिए यस? देखिए राइट विंग उभार अभी की चीज़ नहीं है। ओके। ये कांग्रेस में भी राइट विंग रहा है कि आपको इसका अंदाज़ा है। कांग्रेस में भी बहुत से लोग हुए हैं जो राइट विंग के, गोविंद बल्लभ पंत अगर उनका नाम उत्तर लिया प्रदेश जाए, के जो उत्तर चीफ प्रदेश के मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे। इस तरह कई नाम गिनाए जा सकते हैं कांग्रेस में भी। तो ऐसा नहीं है कि राइट विंग अभी 2014 से ही शुरू हुआ है और उसने वो लेना शुरू किया है। इस तरह की दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब दक्षिण पंथ भी और वाम पंथ दोनों भारत में एग्जिस्ट करता है। लेकिन सेकुलरिज्म एज ए प्रिंसिपल, सिद्धांत के रूप पर, ये चीज़ें शताब्दियों में जड़ जमाती हैं। ये चीज़ें 10, 15, 20 साल में नहीं आती किसी भी देश में। एक पूरी की पूरी पीढ़ी बीत जाती है इस भावना को आत्मसात करने के लिए, जो आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की। तो अभी रिलेटिवली भारत युवा देश है। अभी बहुत ज़्यादा भारत को आज़ाद हुए कितने 53 और 25 78 साल हुए हैं।
तो 78 किसी देश के इतिहास में 78 साल बहुत बड़ा पीरियड नहीं माना जाता। तो अभी आप थोड़ा समय और दीजिए, तब जाकर ये जो भावना है जिसे आप धर्मनिरपेक्षता कह रहे हैं, ये बलवती होगी और लोगों को आम लोग इस टर्म्स में सोचेंगे कि साहब हमें दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के धर्म का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना अपने धर्म का। ये चीज़ें सिखाने से, ऊपर से फेंकने से नहीं आएंगी, ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी और भारत के लोग खुद रियलाइज़ करेंगे। इतिहास जो बताता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना नहीं कीजिए। ये मत कहिए कि वहाँ हिंदुओं की क्या हालत है तो वही हालत हम मुसलमानों की यहाँ कर दें। भारत ने अपने आप को ओपनली धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। वहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो थियोक्रेटिक सोसाइटी है, एक तरह से पूरी तरह से धार्मिक सोसाइटी है भारत। पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी जो हाँ जी। बाद में हो गया। तो थोड़ा समय दीजिए और चीज़ें बेहतर होंगी और हम लोग भी गर्व के साथ कह सकेंगे कि हाँ, सब लोग एक साथ मिल के रहना चाहते हैं और रहेंगे। So, with this note, with hope and optimism, I would like to end this episode of Randomness Pod. बहुत बहुत शुक्रिया रेहान सर आपका हमें समय देने के लिए, एंड आशा करता हूँ कि आपको भी ये नहीं कॉन्वर्सेशन नहीं, पसंद आई आपसे होगी। बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बड़े तफसील से, बड़े विस्तार से कई एंगल्स पे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो with this we end this episode, and I would like you to like it, share it, subscribe it, watch the Randomness Pod and also Vivechana. Jai Hind.